नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग RNA DNA के सीक्वेंस में जो रेगुलर करंट अफेयर, ये रेगुलर न्यूज एनालिसिस और डिटेल न्यूज एनालिसिस के सीक्वेंस में जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वह है आपका बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता हमारे लिए क्यों उपयोगी है और उपयोगी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हम लोग कौन कौन से उपाय कर रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, इन सभी प्रक्रियाओं का आज हम लोग ये डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है जिसकी वजह से जो हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं उसके विषय में भी हम लोग स्टडी आज करेंगे। तो आज आप लोगों को एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो यूपीएससी के मेंस का पेपर 3rd है और करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी मेंस की तैयारी में खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करता है, वो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है तो उसका सेशन क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन 5 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये रात के 10 बजे शुरू होगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करें। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आता है कि जैव विविधता होता क्या है। और जैव विविधता बेसिकली ध्यान देना, एक छोटा सा पॉन्ड्स भी होता है, तालाब भी होता है, वहां भी एक बायोडाइवर्सिटी होता है। और तमाम जो अर्थ पे बहुत बड़े भूखंड है तो स्थल खंड का अपना बायोडाइवर्सिटी होगा, जल खंड का यानी जलीय भाग का अपना बायोडाइवर्सिटी होगा, और जो संक्रमित क्षेत्र है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं कि लैंड और एक्वाटिक यानी कि जलीय और स्थलीय भाग का जहां मिलन होता है वहां का बायोडाइवर्सिटी कैसा होता है, इन बायोडाइवर्सिटी अलग अलग डायमेंशन में डिफाइन किया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के विविधता से है। अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर कहा जाता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वनस्पतियों की संख्या तथा जीव जंतुओं की संख्या में जो विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। इसके अलावा 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ सम्मेलन में जो कहा जाता है कि अर्थ समिट जो हुआ था उसमें बायोडाइवर्सिटी को एक ऐसा परिभाषा दिया गया और उस परिभाषा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैव विविधता समस्त क्षेत्रों अर्थात क्या हो जाएगा, जहां ट्रांजिशनल एरिया ऑफ द एक्वाटिक लैंड यानी अंतर क्षेत्रीय, दूसरा होता है स्थलीय, तीसरा होता है सागरीय या अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवों के मध्य अंतर के साथ ही उस पारिस्थितिकी समूह को ध्यान देना, उस पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं, चाहे वो पानी के भाग हो, चाहे वो जल का भाग हो या चाहे स्थल खंड का भाग हो, चाहे स्थल खंड एवं जलीय भाग का हो, इन सभी पे जो जीव जंतुओं की संख्या पाई जाती है उसी पाए जाने की जो एरिया होता है सर्टेन एरिया, उसमें पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जैव विविधता का वर्णन अगर हम बात कर लें, अगर जैव विविधता के वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया गया है। यहां कहा जाता है कि जो भी जीवन संभव है उसमें जो पाई जाने वाली विविधता होती है उसी को हम लोग जैव, और एक जो बायो एक किसी सर्टेन प्लेस पर जीवों के अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें भी बायोडाइवर्सिटी अलग अलग पाए जाते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या किसी पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रजातियों एवं संदर्भित
करने हेतु किया जा सकता है। जैव विविधता में पौधों को, बैक्टीरिया, जानवरों को, मनुष्यों सहित हर जीवित चीजों को संदर्भित किया जाता है। तो ध्यान देना कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी किसी सर्टेन एरिया पर डिफाइन होने वाले जो फ्लोरा और फौना होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन को जो हम लोग परिभाषा देते हैं, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। इसे अक्सर पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों को विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति में विद्यमान आनुवांशिक अंतर भी शामिल होते हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्या होते हैं, जो फ्लोरा और फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके डाइवर्सिटी को, उनकी विविधता के आधार पर ध्यान देना, और जो जेनेटिकल चेंजेज हो रहे हैं उसका भी स्टडी हम लोग कहां करते हैं, तो जैव विविधता में करते हैं। इसी जैव विविधता के अंतर्गत में आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय, अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IBD, ये 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने, ये महासभा ने, ये UNGA ने जैव विविधता के मुद्दों पर एक समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में घोषित किया जाता है। तो ध्यान देना, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। 2011 और 2020 की अवधि में UNGA के द्वारा यूनाइटेड नेशन ने जैव विविधता के दशक के रूप में घोषित किया है। तो ध्यान देना, 2011 से लेके 2020 तक के ये डिकेड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी ने दशक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसको ध्यान देना दशक के रूप में घोषित किया है ताकि जैव विविधता पर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाया जा सके, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही प्रकृति के साथ सद्भावना के साथ रहने में, जो कहा जाता है कि प्रकृति और मानव का अधिवास क्षेत्र है, उसमें ऐसा मधुर मिलन हो कि ताकि उनमें सामंजस्यता आए और दोनों एक दूसरे के सागिर्द में रहकर उनका डेवलपमेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, UNGA के द्वारा यह प्रोग्राम लाया गया। और 22 मई को ये इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है, जिसमें फ्लोरा, फौना और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक मानव के द्वारा प्रोटेक्शंस दिया जाता है, और उनके साथ कैसा रहन सहन और किस तरीके से एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनका सभी का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। 2021 से 2030 के संयुक्त राज्य, ये ध्यान देना, सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक, डिकेड ऑफ ओशियन साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर UN डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में घोषित किया गया है। तो 2021 से लेके 2030 तक उसको जो डिफाइन किया गया है, डिकेड ऑफ द ओशियन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक के रूप में मनाया गया है, ताकि जो एक्वाटिक जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, खासकर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो फ्लोरा और फौना की जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको फुल्ली प्रोटेक्शंस के लिए और उसको कंजर्वेशन के लिए और उनमें एक मानव में जागरूकता पैदा करने के लिए यह डिकेड घोषित किया गया है, ताकि आम जनता तक इसके इंपॉर्टेंस को बताया जा सके और उसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये बायोडाइवर्स इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 22 मई को मनाया जाता है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है के दिवस पर 2015 के बाद विकास एजेंडा में सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आए। तो ध्यान देना कि 2015 के बाद अगर कोई भी घटनाओं का अगर जिक्र किया जाता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह बायोडाइवर्सिटी अपने इकोलॉजी के अनुसार, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा और इनका चेन प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम यह होगी कि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे नेचुरल डिजास्टर आने की संभावनाएं
ज्यादा बढ़ जाएगी, जो मानव को विभिन्न तरीके से या हमारे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न तरीके से वो डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस बड़ी पहल में जैव विविधता के विषय पे अस्थायी कृषि में ही ये ध्यान देना, इसमें कृषि रिलेटेड बातें भी कही गई है कि बायोडाइवर्सिटी में हमारी एग्रीकल्चर भी आती है। अब इसमें देखेंगे कि मरुस्थलीकरण की बात करते हैं, यानी लैंड इरोजन की बात करते हैं, ड्रॉट की बात, सूखा की बात करते हैं, पानी और सफाई की व्यवस्था की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनर्जी की भी बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं और नॉलेज पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं और उनकी क्रिएटिविटी की बात करते हैं। शहरी लचीलापन, जो शहरों में डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, अनुकूलन के एडॉप्टेशंस की बात करते हैं, टिकाऊ परिवहन की बात करते हैं, सस्टेनेबल अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और आपदा यानी डिजास्टर में कमी एवं महासागर एवं समुद्र वन, स्वदेशी लोगों सहित कमजोर समूह और खाद्य सुरक्षा। तो ध्यान देना, यह जो चीजें हैं ये हमारे इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारे परिवर्तन होने वाले हैं, उसी के आधार पर ये सारी चीजें बताई गई है। और सतत विकास में जैव विविधता को महत्वपूर्ण भूमिका ये रियो 20 के परिणाम के स्वरूप देखने को मिला। द वर्ल्ड वी वांट एंड अ फ्यूचर फॉर ऑल, ध्यान देना जो बातें कही गई, द वर्ल्ड वी वांट अ फ्यूचर फॉर ऑल को मान्यता प्रदान किया गया। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय अगर पूरे जैव विविधता दिवस की कुछ थीम होती है जो हमारा क्या करता है वो डिफाइन किया जाता है कि वह कौन सी बातें किस तरीके से होगी। तो बायोडाइवर्सिटी में 2010 में जो था बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि गरीबी को कम करना है और बायोडाइवर्सिटी इनरिच करना है। उसके बाद 2011 में आप देखोगे कि फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, 2012 में मेराइन की बात करता है, मेराइन बायोडाइवर्सिटी, 2013 में वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, 2014 में आइलैंड डाइवर्सिटी की बात करता है और 2015 में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता है और 2016 में मेन स्ट्रीम, ध्यान दे रहा है, स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी सस्टेनिंग पीपुल एंड देयर लाइवलीहुड्स, ये ध्यान देना 2016 में आप सस्टेनिंग पीपल एंड देयर लाइवलीहुड। उसके बाद 2017 की अगर बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं। 2018 में सेलिब्रेटिंग, आपको देखोगे कि सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ द एक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं और 19 में आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ की बात करते हैं। 2019 में आप देखोगे कि आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर और 2021 में वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर नेचर। ठीक है, ये जो था ये 2010 से लेके 2021 तक ये बायोडाइवर्सिटी जो डे है उसी का ये थीम है और थीम से उस साल लोगों को जागरूकता फैलाने और उस साल लोगों के, ये ध्यान देना, उस चीज को प्रमोट करने के लिए यह बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। इसी के साथ अगर देख लें ये 2021 का अगर बायोडाइवर्सिटी है, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और फॉर नेचर, तो नेचर को प्रोटेक्ट करना। अब ये कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको सीबीडी कहते हैं, और ये सीबीडी की क्या बातें करता है, या 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसको अंगीकृत किया गया, मतलब इसको एडॉप्ट किया गया। सीबीडी की अगर हम बात करते हैं, सीबीडी का पहला व्यापक वैश्विक समझौता जिसमें जैव विविधता संबंधी सभी पहलुओं पर शामिल किया। और ध्यान देना 1992 का वर्ष एक ऐसा वर्ष था जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड सभी मुद्दों को इसमें समाहित किया गया था। इसमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व पारिस्थितिकी आधार पर
बनाए रखने के लिए यानी उसकी डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हम सारी प्रतिबद्धताएं यानी सारे रिकमेंडेशन को फुलफिल करने की बात स्वीकार किया और सीबीडी का पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देशों में शामिल, जिनमें 168 देशों ने हस्ताक्षर भी किया था कि हम बायोडाइवर्सिटी का क्या करेंगे, पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देशों में। और उसी का आप देखोगे कि भारत भी सीबीडी का एक पक्षकार है, मतलब ये भी उस पे सिग्नेचर किया था कि हम भी बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। इस कन्वेंशन में ये बातें कही गई थी। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि इस कन्वेंशन में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर अनेक ये संप्रभु अधिकारों जिसको सोवेरेनिटी की पुष्टि किए जाने के 3 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। जैव विविधता का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद दूसरा है कि जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, जो कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसका सतत उपयोग। सतत उपयोग का मतलब होता है सस्टेनेबल यूटिलिटी की बात करता है। और तीसरा है कि आनुवंशिकी संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। जो आनुवंशिकी संसाधन है, हेरिडेटरी जो रिसोर्सेज है, उसके उपयोग से प्राप्त होने वाले सभी लाभों को उचित एवं समान भागीदारी की बात करता है। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 29 जनवरी, वो ध्यान देना 2000 में इसको स्वीकार किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है के द्वारा सजीव परिवर्तित जीवों को, ध्यान देना, सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित, ये कहा गया है कि उसका सुनिश्चित करना, कहने का मतलब सुरक्षित अंतरण और प्रहस्तरण और उनका सुनिश्चित करना, जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़। तो कहने का मतलब हो गया कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी बायोडाइवर्सिटी में किसी भी तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है तो वो परिवर्तन उससे हमारा ह्यूमन का क्या हो सके, वेलफेयर के रूप में उसका उपयोग ही हो सकता है। चाहे कितना भी हम परिवर्तन कर लें, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के जो इकोलॉजिकल साइकिल है उसको प्रॉपर कंजर्व करना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2010 में नगोया जापान में आइची प्रांत में आयोजित सीबीडी के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाई गई, जिसे आइची लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, उसे आइची टारगेट के नाम से जाना जाता है। और इसी के एक भाग के रूप में लघु अवधि रणनीति 2020 के तहत 2011 से लेकर 2020 तक ये जैव विविधता पर एक बृहद स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक रूपरेखा तैयार किया गया था। और उसमें यही कहा गया था कि 10 वर्षों में हमारा बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से हमने प्रमोशन किया है, किस तरीके से हम लोगों को जागरूकता फैलाएं और बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किए हैं, और उसमें बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी के सिस्टम के अनुसार किस तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, इन सभी की चर्चाओं का रूपरेखा तैयार किया गया। उसके बाद आप इस लगभग 20 जो इंपॉर्टेंस लक्ष्यों को रखा गया, जिसमें सम्मिलित रूप से आइची लक्ष्य यानी आइची टारगेट्स कहते हैं, इसका एक समूह है। और भारत ने 20 वैश्विक आइची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता एनबीटी को विकसित किए गए हैं। तो जो उनके टारगेट किए गए हैं, इंडिया ने उसको बहुत शालीनता के साथ और बड़े रिजिडिटी के साथ, दृढ़ता के साथ उसको क्या किया, फुलफिल किया है, ताकि आने वाले दिनों में बायोडाइवर्सिटी का क्या किया जा सके, फुल्ली प्रोटेक्शंस किए जा सके। उसके बाद वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर जो होता है, जिसको हम लोग WWF कहते हैं, के द्वारा अपनी प्रमुख लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, अपना जो हर साल रिपोर्ट जो अर्थ के विषय में करता है, तो उसके विषय में आपको मैं बता दूं कि अपनी प्रमुख रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट में 2020 के रिपोर्ट में इस बात के प्रति चेताया कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में भारी गिरावट आ रही। तो उन्होंने WWF ने अपने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट हर साल जो पब्लिश करता है, उसमें यह बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी का डिक्रीजिंग होता है, यानी डिग्रेसिंग हो रहा है। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्षों में
से भी कम समय में 68% वैश्विक प्रजातियों का नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि पहले प्रजातियों में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में जो कि 68% वैश्विक प्रजाति जो स्पेसीज है वो क्या हो गया है, खत्म होने के कगार पर है। वर्ल्ड देखो, अब ये वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ये जिसको WWF कहते हैं, इसका गठन जो हुआ था 96 में, ये 1961 में हुआ था। यह मुख्यतः पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख रखाव संबंधित विषयों पर कार्य करता है, जिसका उद्देश्य होता है पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण को प्रमोट करना, यानी पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना, उसके ध्यान देना, उसको कंजर्व करना और ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य के प्रकृति के साथ सामंजस्यता स्थापित हो सके, यानी मनुष्य और पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना, यानी पर्यावरण के साथ एक ऐसा तारतम्य विकसित हो ताकि फ्लोरा और फौना का भी प्रॉपर डेवलपमेंट है और मानव को भी किसी डिजास्टर के फेस न करना पड़े, यानी डिजास्टर के रूप में किसी भी तरह की कोई आपदा और विपदा से बचे रहे, यानी पेड़ पौधे इन सारों का एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रहे, यानी एक सामंजस्य बना रहे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता संरक्षण में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की बढ़ोतरी के लिए यह कहा गया कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यदि प्रत्येक प्रजाति चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, सभी को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा इकोलॉजी साइकिल होता है। इकोलॉजी साइकिल में डीकंपोजर जो होते हैं, जो बैक्टीरिया और इस तरीके से होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, उनका एक मेजर रोल होता है। उसी तरीके से चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इकोलॉजिकल साइकिल में जिस तरीके से इक्वालिटी का बोध होता है, उसी तरीके से हमारे प्रत्येक मानव, जो अर्थ पर जो मानव है, वो भी इकोलॉजी के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करे और व्यवहार करे, ताकि आने वाले दिनों में इसकी कंजर्वेशन किया जा सके और इकोलॉजिकल साइकिल को प्रॉपर मेंटेन रखा जाए, ताकि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस न हो। इसी के साथ पौधों की प्रजातियों की एक बड़ी संख्या होने का अर्थ यह है कि फसलों की अधिक विविधता, अधिक प्रजाति विविधता सभी जीवन के रूप में प्राकृतिक स्थिरता को सुनिश्चित करती, और जितना हमारा इकोलॉजी, ध्यान देना, इकोलॉजी स्टेबिलिटी के तरफ होगा, उतना ही क्या होगा, हमारी इकोसिस्टम, हमारी बायोडाइवर्सिटी स्टेबल होगी, यानी कि अच्छी होगी। जैव विविधता के संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि ये खाद्य श्रृंखलाएं बनी रहे, और खाद्य श्रृंखलाएं में गड़बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा, उसमें मानव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में मानव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सारे कुछ रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना बनाया चलता है। उसके बाद जो आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017, आर्द्र भूमि का मतलब जो आप देखते हैं कि रामसर जो प्रोजेक्ट आप कहते हो, तो रामसर जो आर्द्र भूमि होती है, जहां की जो मार्सी लैंड होती है, जहां की आर्द्र होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार क्या होता है कि इसके द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यानी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से प्रमुख 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, और मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। और इस अर्थ आवर में आपको पता भी होगा कि 1 घंटे तक पूरे वर्ल्ड की लाइट को ऑफ किया जाता है, ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके और अपने तरीके से हमारे जो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो पोल्यूशन का लेवल है उसको कम किया जा सके। तो ये रहा बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कुछ एक्ट और कुछ दिवस मनाने का मेन उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना, ताकि हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए फुल प्रोटेक्शंस कर सके और हमारे इकोलॉजिकल साइकिल प्रॉपर बना रहे। ये रहा बायोडाइवर्सिटी का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया। इसी के साथ मैं आपको कह दूं
कि यह बायोडाइवर्सिटी का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट जो था, जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जो मुख्य रूप से यह एक इंटरनेशनल मुद्दा के साथ साथ हमारा इंटरनल मुद्दा भी है। हर व्यक्ति को इन्वायरमेंट के प्रति, हर व्यक्ति जहां रहता है उसके प्रति क्या करे, आस्थावान रहे और वहां की इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। आवश्यकता पड़े तो आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और जो पेड़ पौधे सूख रहे हैं उनको आप प्रोटेक्शन दें, उनको जल दें और एक अच्छा घना आवरण यानी ग्रीनरी का आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, जिससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रॉपर प्रोटेक्शन होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आरएनए डीएनए में हर 6 घंटे पे एक वीडियो रिलीज होता है। आप लोग इस वीडियो को देखें और पॉसिबल हो तो शेयर करें और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।